Hello, my dear juniors. I hope you all are doing good. So, my name is Suvarnesh Singh, and today we are going to study about the compounds. So, compounds क्या होते हैं? ये एक another subtype है of the pure substance. I hope आपको एक टेबल याद होगी, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी कि मैटर को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। फिर हमने प्योर सब्सटेंस को दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, हमने मैटर के बारे में स्टडी कर लिया था, प्योर सब्सटेंस के बारे में स्टडी कर लिया था एंड एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया था, और इसके साथ साथ हमने इसके तीन सब टाइप्स भी कवर कर लिए थे। सो जिन्होंने नहीं देखा हो, एक बार प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। सो टुडे हम क्या करेंगे, आज हम कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज अनदर सब टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो आइए हम जानेंगे कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस का जो अनदर सब टाइप है दैट इज कंपाउंड, वो क्या होता है, तो हम इसको लिखेंगे, इट इज ए प्योर सब्सटेंस that is formed by a chemical combination of two or more elements in a definite proportion by mass। यानी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो एक ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला करके बनते हैं। देन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है, जैसे मान लो वाटर है, वाटर आप ग्लास का वाटर लो या टैप वाटर लो या रिवर का वाटर लो, तो उनका जो मास का रेशियो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज H2O। सो मैं उम्मीद करूंगा कि आज से आप वाटर को वाटर नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, H2O। अब तक हमने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि सिंबल्स क्या क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के मैंने सिंबल्स लिखे थे और उनके नेम लिखे थे। तो आपको शायद आपको याद होगी H क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन है, O क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। इसको मैं लिख देता हूं, दैट H इज हाइड्रोजन एंड O इज ऑक्सीजन। ये दोनों क्या है, एक सेपरेट एलिमेंट है। ये दोनों ने क्या किया, ये दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। मिक्स होने के क्या 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 बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं। तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या थी, ये एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला करके बनता है। अब ये हाइड्रोजन हमने पढ़ा, ऑक्सीजन पढ़े, ये भी क्या थे, ये प्योर सब्सटेंस थे, प्योर एलिमेंट्स थे। अब ये जो कंपाउंड बना किस तरीके से बना, दो हाइड्रोजन, ये जो 2 दिख रहा है इसका मतलब क्या है, इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब हमने अभी एटॉमिक मास के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, सो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1 AM एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। सो आपको ये याद होंगे सिंबल्स कि व्हाट इज, कि इस हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है सिंबल में, अगर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, 16 AM। अब हम यहाँ देखेंगे दैट यहाँ पे कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 2,
तो हाइड्रोजन का जब हम एटॉमिक मास निकालेंगे कितना हो गया 1:2:2, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं एक, और एटॉमिक मास कितना है 60, ऑक्सीजन का दैट इज 16। तो हम क्या करेंगे 16 इंटू 1, 1 क्यों कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, वहां पे क्या था दो हाइड्रोजन एटम, तो हमने क्या किया 2 इंटू 1, 1 क्या है इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इधर 16। अब मैं 2:16 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है 2:16 आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या चल रहा है कि आपका डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, यानी कि यहाँ पे जो केमिकल कॉम्बिनेशन जो हो रहा है कंपाउंड्स बनाने के लिए वो किसके बेसिस पे हो रहा है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो हमने क्या निकाल लिया दोनों का मास निकाल लिया। तो अब यहाँ पे हम काट सकते हैं 2 1 2 2 और 2 8 16, तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या है दैट इज 1:8। अब ये जो 1:8 रेशियो है ये क्या है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल का रेशियो है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ऐसा भी हो सकता है आप टैप वाटर में से ले आओ और आप सी वाटर में से ले आओ या आप लेक से ले आओ रिवर से ले आओ, ये जो प्रपोर्शन रहेगा H2O का ये क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई लेक वाटर का या फिर ओशियन वाटर का क्या होता है सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है तो H2O का प्रपोर्शन बिगड़ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। जो H2O का जो प्रपोर्शन होगा वो क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, दैट इज 1:8। ये सिर्फ H2O के लिए नहीं, ये CO2 के लिए भी है, जैसे CO2 गैस है। अब यहाँ पे क्या है सी को हमने किससे रिप्रेजेंट, सी कार्बन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज सी, ऑक्सीजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपका ऑक्सीजन ओ से। तो इसमें क्या है, अब मैं आपसे पूछूं कि कार्बन के यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, आप बोलोगे एक, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने दो, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है दैट इज 2। लेकिन वाटर के केस में क्या था ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट थे एक, लेकिन यहाँ पे कितने हैं दो। अब हम इसका क्या निकालेंगे CO2 का एक एटॉमिक मास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें इसका एटॉमिक मास याद होना चाहिए। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 16। ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, आप एटॉमिक मास भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपने सिंबल याद नहीं किए अभी तक तो प्लीज वो सिंबल भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब ये पूरी केमिस्ट्री में काम आएंगे। और हाइड्रोजन का होता है 1। अब कार्बन के कितने एटम है यहाँ पे एक, तो हम कैसे निकालेंगे इसका एटॉमिक मास कार्बन का 12 इंटू 1, 1 क्या है यहाँ पे एटम है, तो कितना आ गया टोटल 12 AMU, ये किसका है फॉर कार्बन। सेम ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है दैट इज 16, तो हम क्या करेंगे 16 इंटू 1 करेंगे या 2 करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पे कितने एटम है ऑक्सीजन के दैट इज 2, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 32 AMU, ये किसके लिए है आपका ऑक्सीजन। अब इसका हम निकालेंगे सिंपल रेशियो, यहाँ पे कितना आएगा 2 6 12, 2 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन और आपका कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दैट इज 3:8। ये जो रेशियो है हर कंपाउंड्स के लिए चेंज होता है, जैसे CO2 के लिए क्या है 3:8, वाटर के लिए आया दैट इज 1:8, यहाँ पे लिख लो वाटर के लिए क्या आया दैट इज 1:8, CO2 के लिए क्या आया दैट इज 3:8। अब ये जो रेशियो है ये बिल्कुल सेम रहेगा। अब ये CO2 आप चाहे एटमॉस्फेयर से ले लो या किसी लेबोरेटरी से ले लो, या फिर ये जो वाटर है आप टैप वाटर में से ले लो, या आपके पास ग्लास में वाटर वो ले लो, घड़े में पानी हो वो ले लो, ओशियन वाटर ले लो, सी वाटर ले लो, लेक वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, ये रेशियो क्या होगा बिल्कुल सेम रहेगा। इसी प्रपोर्शन में क्या बनेगा आपका वाटर बनेगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स एक ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ये दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला करके बनते हैं। अब तक हमने दो देखो
दो एलिमेंट्स को मिलाकर के कंपाउंड बनाए थे। अब कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो दो एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर के बने होते हैं, जैसे कि आपका आपने पढ़ा होगा डेट इज Na2SO4। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बना रहे हैं? एक एलिमेंट क्या है, Na क्या है, ये सोडियम है, एक एलिमेंट ये क्या है, सल्फर, दूसरा एलिमेंट ये, और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो तीन एलिमेंट मिलकर के एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? डेट इज सोडियम सल्फेट। इससे और भी ज्यादा बन सकते हैं, तीन एलिमेंट से और भी बड़े कंपाउंड बन सकते हैं, जैसे कि आपका पोटेशियम हो गया। तो ये बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स के नाम है, आप आने वाली क्लास में पढ़ेंगे आप। अब हम मूव करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज क्या होती है कंपाउंड्स की। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। अभी तक हमने पढ़ा कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि इस डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है, कि एक ही प्रोपोर्शन में कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे वाटर 1:8 में ही बनेगा, CO2 3:8 में ही बनेगा, चाहे आप उसे लेबोरेटरी से बना लो CO2 को, या आप जो है प्लांट्स से कैप्चर कर लो, या ह्यूमन आप किसी एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये जो CO2 का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज 3:8। इसी रेशियो में CO2 का कंपोजिशन बनेगा, CO2 इसी फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म में आएगी। सो अब हम मूव करते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो केमिकल कंपाउंड्स है वो फॉर्म होता है बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। भाई ये जो चीज मैंने अभी ऊपर समझाई थी वो यही कह रहे हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि केमिकल कंपाउंड्स वो कॉम्बिनेशन होता है जो कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को मिला करके बनता है। कैसे बनता है? इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। कि मास का जो रेशियो होता है वो रहता है बिल्कुल फिक्स। जैसे इन वाटर में क्या है, दो एलिमेंट्स मिक्स हो रहे हैं, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन एंड अनदर वन इज ऑक्सीजन। ये किस रेशियो में मिक्स हो रहे हैं? इन द रेशियो ऑफ 1:8। जैसे कि मैंने अभी दिखाया, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, फिर मैंने इसका एटॉमिक मास निकाला। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 1, ऑक्सीजन का 16। अब यहाँ पे क्या थे, दो एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन के, तो हमने क्या किया, 2:1, दो एलिमेंट और आपका जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1, तो क्या आया टोटल एटॉमिक मास, दैट इज 2। वही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, दैट इज 16। तो यहाँ पे कितने थे ऑक्सीजन के, एक एलिमेंट था, तो यहाँ पे कितने कैसे बन गया, दैट इज 16 × 1। अब जैसे आप ये चीज अगर आपको सिंपल मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रही, आप जैसे मान लो शॉपिंग मॉल जाते हो, मान लो एक शर्ट आपको पसंद आई जिसकी कीमत थी 450। अब आपका एक कजिन ब्रदर था, ठीक है, वो भी आपकी एज का था और सेम हाइट का था, तो आपने क्या करा, दो शर्ट खरीद ली, ठीक है। अब आप ऐसा थोड़ी है कि आप 450 रुपीज ही दोगे, अब आप दो शर्ट के पैसे दोगे ना, तो आपने क्या किया, 450 × 2, तो कितने हो गए 900। तो आप कितने टोटल पैसे दोगे, दैट इज 900। सेम इसमें हो रहा है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, दैट इज 2, और एटॉमिक इसका प्राइस क्या है, दैट इज 1। तो हमने टोटल प्राइस निकाला हाइड्रोजन का क्या है, दैट इज 2 × 1 = 2। फिर सेम इन द केस ऑक्सीजन हमने एक ही खरीदी, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था हमें पता था, दैट इज 16। यहाँ पे एटम कितने हैं, एक, तो 16 × 1 = 16। अब हमने क्या था, रेशियो निकालना है, टोटल एटॉमिक मास नहीं निकालना। टोटल एटॉमिक मास तो क्या रहता है, 16 + 2 = 18। यानी कि आपने शर्ट तो खरीदी, आपने एक पैंट भी खरीद ली 200 रुपए की, तो कितना हो गए, 1100 रुपए हो गए, ठीक है। इस तरीके से टोटल निकल सकता है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका और इसका रेशियो निकालना है, 900 और 200 का, आपकी टी शर्ट का भी और पैंट का भी। तो हमने क्या किया, 2:16,
हमारे पास रेशियो क्या है, दैट इज 1:8। सेम चीज हमने करी आपका CO2 में। अब हम मूव करेंगे अबाउट द अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड, वो ये है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं कंपाउंड्स के, वो आप फिजिकल और मैकेनिकल मेथड के जरिए आप सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक पेपर है, जैसे ये पेपर है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको आप मैकेनिकल या फिजिकल मीन्स के जरिए आप इसको हाफ कर दीजिए, तो आप क्या करोगे, इस तरीके से आप हाफ कर दोगे। बट अगर मैं आपको एक ग्लास वाटर देता हूं और मैं कहता हूं कि इस वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसको आप मैकेनिकली सेपरेट कर दो, तो क्या आप सेपरेट कर पाओगे? द आंसर इज नो। तो कंपाउंड्स क्या क्या, जो कंपाउंड होते हैं आप उसको मैकेनिकल और फिजिकल मेथड्स के जरिए आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट आएगा कि जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड्स का, वो अकम्प्लीट होता है बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ और या फिर एवोल्यूशन ऑफ हीट। बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है या फिर कोई एनर्जी देनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट। और भाई बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि आपका तब बनते हैं जब क्या कहते हैं, जब बनते हैं तो क्या क्या करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं या फिर लाइट प्रोड्यूस करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी एनी अदर एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स हीट एनर्जी लेते हैं, तब जाकर के हमें क्या बनता है, एक फूड बनता है, दैट इज ग्लूकोज हमें मिलता है। वही हम ग्लूकोज हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ फूड हम कंज्यूम कर लेते हैं, उसके जरिए क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि दूसरा कंपाउंड बना होगा रेस्पिरेशन के जरिए, ठीक है। तो उस दूसरे कंपाउंड बनने में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। या फिर एक छोटा सा सीधा सीधा एक आप एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो बनता है आपका CO2, और क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी क्या होती है, इस केस में एनर्जी रिलीज होती है। ये किस केस में होता है, हम ह्यूमन बींग्स के केस में होता है, जब हम खाना कंज्यूम करते हैं तो जो ग्लूकोज है वो टूटता है कि नहीं टूटता, वो किस में टूटता है, 6CO2 12H2O, रेस्पिरेशन के केस में। आपने 7th क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ा हो तो थोड़ा बहुत याद हो तो आप उसे कोरिलेट कर सकते हो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बायो में जरूर पढ़ोगे ये कि रेस्पिरेशन में किस तरीके से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है या फोटोसिंथेसिस क्या होती है, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ग्लूकोज का जब क्या होता है, हमने फूड लिया, फूड में क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या मिलता है हमें, CO2 मिलता है, और क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने कई बार देखा होगा खाना खाने के बाद ना पूरी बॉडी में क्या होता है, एक हीट एनर्जी आ जाती है, गर्माहट सी महसूस होने लगती है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है, एक नया कंपाउंड बना। लेकिन आप इसका अपोजिट कर दो, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, आप मान लो एक प्लांट को क्या करो, एक डार्क रूम में रख दो, और मैं आपसे कहता हूँ कि आपको क्या उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, नहीं होगी, वो फिर क्या होगा, प्लांट मर जाएगा, क्यों, उसे एनर्जी मिली नहीं रही है खाना बनाने के लिए। अब इस केस में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी देनी पड़ रही है, उसमें क्या हो रहा है, एक नया कंपाउंड बन रहा है, उसको हम क्या दे रहे हैं, प्लांट्स को हम वाटर दे देते हैं। आपको पता ही होगा कि वो प्लांट्स जो है CO2 लेते हैं, तो इन दोनों चीजों से क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। और जब ये जो दोनों चीजें कंबाइन हो रही है, CO2 और वाटर, फिर जाके ग्लूकोज बनना है, वो कब बनना है, जब उसको एक हीट एनर्जी मिल रही है, सन रे से एनर्जी मिल रही है, तब जाके क्या बनना है, दैट इज ग्लूकोज बनना है। तो अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कंपाउंड्स की, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड्स की, वो टोटली डिफरेंट होती है आपके कंबाइनिंग एलिमेंट से। जैसे इसका मतलब क्या है, मान लो जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये क्या मिला रहे हैं दोनों मिलकर के, वाटर, ठीक है। वाटर क्या होता है, ये आपको आग को बुझाता है। कई बार देखा होगा आग लग रही है तो हम क्या करते हैं, आपको पानी डालते हैं, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर को बुलवाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कहीं पे आग लग रही है तो वो क्या करते हैं, पानी डालते हैं। लेकिन अब मैं इस एलिमेंट को तोड़ दूं, वाटर को क्या किया मैंने, तोड़ दिया, किसने ब्रेक कर दिया वाटर को, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनको सेपरेटली डाल रहा हूं मैं, कहीं पे आग लगी तो क्या होगा, आग बुझेगी या बढ़ेगी, तो आंसर इज आग और बढ़ जाएगी। क्यों, हाइड्रोजन जो होता है कंबस्टाइल होता है, यानी कि हाइड्रोजन आप कहीं पे भी आग लग रही है उसको आप डाले हुए, ठीक है, स्प्रे वगैरह करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन जलना शुरू हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या करती है, ये सपोर्ट करती है कंबशन को। मगर जब हम इसका कॉम्बिनेशन करते हैं वाटर का,
तो ना तो वाटर कंबस्टाइल होता है, ना तो पानी ऐसा नहीं है कि वो जलना स्टार्ट हो जाए। मान लो आपके घर पे भी करके देख सकते हो, एक टब में पानी लेना और उसमें एक माचिस की मैचिस स्टिक की तिली जला के पानी में डाल देना, तो क्या होगा, पानी पानी में जाते क्या होगा, जो मैच स्टिक है वो क्या होगी, बुझ जाएगी। बट वहीं इसको हम ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन को मान लो मैंने डाल दिया पानी आग में, तो क्या होगा, कंबशन हो जाएगा, कंबस्टाइल हो जाएगा, वो जल जाएगा। ऑक्सीजन क्या करती है, और ज्यादा सपोर्ट करती है कि भाई और जलाओ, और ज्यादा आग लगे। लेकिन जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ना तो वो कंबस्टाइल होता है और ना ही सपोर्टर होता है दैट कंबशन का। सो आई होप ये आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स क्या होते हैं, कि किस तरीके से बनते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास। सो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, आप ये लिख लीजिए अच्छे से, और फिर हम मूव करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर किसी ने नहीं लिखा हो तो आप दोबारा लिख लीजिएगा। एंड ये जो डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास है, ये आपको समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम प्रोपोर्शन निकालते हैं। पेपर में कई बार आ जाता है कि CO2 का डेफिनेट प्रोपोर्शन निकालो, H2O का प्रोपोर्शन निकालो, या फिर कोई और कंपाउंड दे दिया Na2SO4 दे दिया, इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन निकालो। अगर नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, अभी मैं एक बार और समझा देता हूँ कि हम इसको कैसे निकालते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाइनरी क्वेश्चंस में कई बच्चों को नहीं समझ में आते, तो नॉट इज नॉट अ बिग डील। अब जैसे मेरे पास क्या था, वाटर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इसका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन निकाल के बताइए कि किसने डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिल करके ये कंपाउंड बनाने हैं जिसका नाम है वाटर। अब सबसे पहले तो हमें डेफिनेट प्रोपोर्शन निकालना है, तो हमें कुछ एलिमेंट्स, कुछ नहीं ज्यादा एलिमेंट्स के हमें क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का
एटॉमिक मास होता है दैट इज 1 ANU। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है दैट इज 16। ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये पेपर में नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, फिर कार्बन का होता है 12, सल्फर का होता है 32। ठीक है, और क्लोरीन का लिख लीजिए, जो कि अक्सर पेपर में, ये मैं वो लिखवा रहा हूँ जो ज्यादातर पेपर में आते हैं, या इन द फॉर्म कंपाउंड्स की फॉर्म में आ जाएंगे, या फिर कोई और क्वेश्चंस है, ठीक है, उस फॉर्म में आ जाएंगे, इनका यूज जरूर होगा। स्पेशली हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये फेवरेट है एग्जामिनर्स के। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40। सबसे पहले तो आपको इनके क्या होने चाहिए, इनके सिंबल्स याद होने चाहिए कि भाई Ca क्या है, क्लोरीन क्या है, Cl क्या है, S क्या है, C क्या है, O क्या है, H क्या है, इसके सिंबल्स याद होने चाहिए। दूसरा, इनके एटॉमिक मास सही से याद होने चाहिए, ये नहीं कि आप सल्फर में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिख रहे हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। और एक और है एलिमेंट दैट इज 23। ये अभी मैंने कुछ ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखे हैं फॉर योर ईज, जिससे कि आप जल्दी अच्छे से याद कर लो। ये ज्यादातर वो एलिमेंट्स है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज होते हैं, या ज्यादातर कंपाउंड इन्हीं से ही बनते हैं, तो आप इनको याद कर लोगे तो आपका क्या होगा, पेपर सॉल्व करने में ईज होगा। अब जैसे मान लो मेरे पास क्या था, वाटर। अब हमें मालूम था कि वाटर का जो एटॉमिक, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1। ठीक है, हमने देखा 1। यहाँ पे हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कितने हैं, 2। हमें 1 into 2 कर देंगे। सेम इन द केस मैंने बताया कि हमें एक टी शर्ट पसंद आई, ठीक है, एक इस तरीके से टी शर्ट आए हैं, मान लो एक टी शर्ट है, ठीक है, ये चिंटू था, उसको ये टी शर्ट पसंद आई, उसका एक भाई भी था, उसका क्या था, एक ब्रदर, वो भी उसकी सेम एज का था, ठीक है, सेम एज का था, ठीक है, सेम हाइट सेम एज का था, तो उसने क्या किया, अपने भाई के लिए भी ली टी शर्ट। इस टी शर्ट का प्राइस क्या था, मान लो 500 था। अब वो शॉपकीपर के पास दोनों टी शर्ट लेकर के जाएगा, तो क्या वो 500 रुपीज देगा, नहीं, वो क्या करेगा, दोनों टी शर्ट के पैसे देगा। तो एक टी शर्ट का प्राइस क्या था, 500, तो दो टी शर्ट का प्राइस क्या हो जाएगा, 500 into 2, यानी कि 1000। सेम हमने इसमें किया, हमें पता था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट कितने हाइड्रोजन के, 2, तो हम क्या करेंगे, 1 into 2। अब ऑक्सीजन के केस में आ जाओ, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, तो यहाँ पे एलिमेंट कितने ऑक्सीजन के, 1, तो हम क्या करेंगे, 16 into 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, 18। 18 क्या है, इनका टोटल एटॉमिक मास है, लेकिन हमें क्या निकालना था, प्रोपोर्शन निकालना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हम क्या करेंगे, 2:16। अब 2:16 ये प्रोपोर्शन ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंपल वे में लेके आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 1 2, 2 8 16। अब मैं इसमें जो जब आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन है तो उसको और सिंपल नंबर में लाने की कोशिश करते हो कि नहीं करते। जैसे मान लो 5:25 है, ये आंसर ठीक है, लेकिन इसको और सिंपल वे में लाया जा सकता है कि लाया जा सकता है, जैसे 1:5, 5 5 5, 5 25, तो ये क्या है, ये आंसर और ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एलिमेंट मैंने लिया था, दैट इज CO2। दैट इज CO2। ठीक है, CO2 का जो एटॉमिक अब जैसे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12। अब ये आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको एटॉमिक मास क्या होंगे, याद होंगे। तो कार्बन का कितना है, 12:1। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, दैट इज 16।
लेकिन यहाँ पे एटम कितने हैं? 2। वहां पे एटम कितने थे? 1। ठीक है, तो 12 प्लस 32 तो कितना हो गया? 44 AMU हो गया। ये हो गया टोटल एटॉमिक मास। लेकिन हमें क्या निकालना है? प्रपोर्शन निकालना है कार्बन और ऑक्सीजन की, ये किस प्रपोर्शन में बनी है। तो 12 लिखेंगे। यहाँ पे कितना आया ऑक्सीजन का? 32। अब ये आंसर ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको और सिंपल वे में ला सकते हैं। जैसे 2 6 12, 2 1 2, 2 हो गया 1, तो इसके बाद यहाँ पे और सिंपल वे में आ सकता है। 2 6 6, 2 8 16। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या आया? 3:8। यानी कि जो CO2 है वो किस प्रपोर्शन में मिल करके बनी है? 3:8। तो आई होप आपको ये डेफिनेट प्रोपोर्शन निकालना आ गया हो। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक एलिमेंट था, वो आप मुझे निकाल के दिखाइए, दैट इज CaO। एंड मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका डेफिनेट प्रोपोर्शन का आंसर क्या आ रहा है। तो हम मूव करेंगे ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। जैसे हमने एलिमेंट्स से पढ़े थे, ये एलिमेंट्स के 3 टाइप्स थे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। इसी तरीके से कंपाउंड्स के भी 2 सब टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे हम कंपाउंड को कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं? 2 टाइप्स में। सबसे पहला आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ये हम किस बेस पे डिवीजन कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं? इसका डिवीजन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो सबसे पहले क्या आता है? दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड वन आता है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब हम लिखेंगे व्हाट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे आर inorganic compounds are those compounds that are obtained from non-living things such as rock। वो कंपाउंड जो कि किससे मिल रहे हैं? हमें नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, जैसे कि रॉक्स हो गई, सॉइल हो गई, ठीक है, मिनरल्स हो गए, एक्सेट्रा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह के कंपाउंड्स रहेंगे? वो कंपाउंड्स जो कि नॉन लिविंग थिंग से क्या हो रहे हैं? हमें मिल रहे हैं। कौन से नॉन लिविंग? जैसे रॉक्स हो गई, सॉइल हो गए, मिनरल्स हो गए, एक्सेट्रा। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कौन से कंपाउंड्स आते हैं जो कि हमें इनसे मिलते हैं? इन नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि आपका चॉक, मार्बल पत्थर से क्यों मिलता है हमें? ठीक है, चॉक हो गई, मार्बल हो गया, बेकिंग सोडा हो गया,
बेकिंग सोडा, जो कि आप एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, एंटासिड, छोले भटूरे वगैरह बनाने में यूज करते हो। घर में आपने देखा हो किचन में बेकिंग सोडा का यूज ज्यादा होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा एक्सेट्रा। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कैसे लिखेंगे? वो कंपाउंड्स जो कि आपको किससे मिल रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग से मिल रहे हैं, जैसे कि रॉक, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब ये कौन से इनके एग्जाम्पल में मैंने क्या लिखा? चॉक, मार्बल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और भी बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब आते हैं आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक मिनट में जरा एक डाल दूं इसमें। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो हम इसमें देखेंगे आर दोज कंपाउंड्स that are obtained that are obtained from living things। वो कंपाउंड्स जो कि हमें किससे ऑब्टेन हो रहे हैं? लिविंग थिंग्स से। जैसे कि आपका प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अगर इनसे हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी कंपाउंड मिल रहे हैं, तो उनसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सच है, जैसे कि आपका प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब इसके एग्जांपल में हम देख सकते हैं कौन कौन से हमें कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है? दैट इज ग्लूकोज। ये हमें किससे मिलता है? प्लांट से। तो हमें फूड मिल रहा है, उसी से हम ग्लूकोज ले सकते हैं। ऐसे थोड़ी किसी रॉक या सॉइल से हम ये ग्लूकोज, सुक्रोज वगैरह ले रहे हैं। सुक्रोज भी क्या है? एक तरह की एक शुगर है। और दूसरा हो गया प्रोटीन, जो कि दाल में पाया जाता है। अब दाल किससे मिल रही है? तो प्लांट से मिल रही है। ठीक है, अल्कोहल हो गया, विनेगर हो गया। इसका जो केमिकल नेम होता है विनेगर का, वो होता है आपका एसिटिक एसिड। विनेगर आपने देखा होगा, सिरका जो है आपका चार वगैरह में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है, या फिर प्याज वगैरह में डाला जाता है। आपने रेस्टोरेंट वगैरह गए हो या फिर किसी पार्टी वगैरह में गए हो, तो रेड कलर की प्याज मिलती है, मिलती है, उसमें रेड कलर का पानी होता है। तो उसमें क्या होता है? विनेगर होता है। ये प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किया जाता है फॉर द कंजप्शन ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ द फूड, जैसे कि फूड जो है क्या प्रिजर्व रहे फॉर द लॉन्ग टाइम।
तो अभी हमने कंपाउंड्स को किस बेसिस पर डिवाइड किया था? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्या बोला? वो कंपाउंड जो कि हमें किससे मिल रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे कि रॉक, सॉइल, मिनरल्स, इन सबसे हमें मिल रहे। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो हमें कंपाउंड्स मिल रहे थे इनसे हमने कुछ नाम दिए, जैसे कि चौक, मार्बल, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो ये सब क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CO2 हो गया, NaCl हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्या बोला? वो कंपाउंड जो कि हमें लिविंग थिंग्स से मिल रही है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इनसे हमें क्या मिल रहा है? जो भी कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं वो कैसे हो गए? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि ग्लूकोज, सुक्रोज, प्रोटीन। ये छोटा सा नोट पॉइंट है कि आप जरूर लिख लीजिएगा कि कंपाउंड्स को और भी तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। जैसे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कंपाउंड्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। लेकिन अगर हम बॉन्डिंग के बेसिस पे बात करें तो कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग कंपाउंड कैन बी classified as ionic कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और आपका कोवलेंट कंपाउंड। अब ये क्या होते हैं, या आप अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, अपनी सीनियर क्लासेस में। तो अभी के लिए आप इतना याद रखो कि कंपाउंड्स को फोर्स के बेसिस पर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ। तो हमने किस तरीके से डिवाइड किया था? टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ये हमने डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसको हमने डिवाइड किया था दो पार्ट्स में। पहला था इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे पढ़ा था? वो कंपाउंड जो कि हमें किससे मिल रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग्स से, जैसे कि आपका सॉइल, रॉक, मिनरल, वाटर, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक थिंग्स है। तो उसको हम लिखेंगे आर दोस कंपाउंड that are obtained from non-living things such as, जैसे किन किन चीजों से मिल सकते हैं? जैसे रॉक्स, ठीक है, सॉइल, वाटर, ये सब। अब ये कौन से कंपाउंड होते हैं? इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल जैसे चौक हो गई, ठीक है, मार्बल हो गया, और आपका बेकिंग सोडा हो गया, लास्ट वन इज वॉशिंग सोडा हो गया, या और आप लिख सकते हो CO2, NaCl। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सेम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें लिखेंगे आर दोज कंपाउंड
that are obtained from living things, जो कि किससे मिल रहे हैं हमें, लिविंग थिंग्स से। जैसे वो लिविंग थिंग्स क्या है, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, और भी देख सकते हो फंगस वगैरह, इनसे भी हम क्या करते हैं, आपको बहुत सारी चीजें बनाते हैं। ईस्ट है, ईस्ट को भी हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारी मेडिसिन भी बनाते हैं बैक्टीरिया वगैरह से। तो ये सब क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चीज है, वो जो मिल रहा है हमें बैक्टीरिया से, फंगस से, जो हम जिसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे मेडिसिन है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, वो किससे मिलती है हमें, फंगस से मिलती है। तो जो पेनिसिलिन है वो क्या एक कंपाउंड भी तो है। तो इसमें हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो कंपाउंड्स मिल रहे हैं प्लांट्स और एनिमल से, जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है। फिर आप देख सकते हो प्रोटीन्स हो गए, और आप देख सकते हो हाँ अल्कोहल। अल्कोहल किससे बनाते हैं हम, फंगस से बनाते हैं, ठीक है। या फिर ग्रेप्स को सड़ा के बनाते हैं, शुगर केन से बनाते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड हो गया, जिसको हम क्या कह रहे थे सिंपल भाषा में, दैट इज विनेगर। हिंदी में क्या कह रहे थे आपका, सिरका। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, किन किन बेसिस पे हम कंपाउंड्स को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टी के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं तो उनको डिवाइड करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर हम नई बॉन्डिंग के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड एंड द कोवलेंट कंपाउंड्स। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो इस लेक्चर को लेकर के या प्रीवियस लेक्चर को लेकर के, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।